हे दोस्तों, आप में से 99.6% लोग कभी अमीर नहीं बनेंगे। अब आप सोचोगे यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा जो इसी टाइटल पे बनाया गया था, वाई 99.6% ऑफ यू विल नेवर बी रिच। अब टू बी ऑनेस्ट ये वीडियो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस क्रिएटर ने जिसने बनाया उसका वो पहला वीडियो था और उसने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, बहुत अच्छी एडिटिंग करी, स्टोरी टेलिंग, हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी ना। तो ये वीडियो एज अ वीडियो देखने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, बट अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने के लिए वीडियो मुझे इतना सही नहीं लगा। या आप बोल सकते हो इस वीडियो की कई सारी बातें मुझे अधूरी लगी। इस वीडियो में बताया गया था कि कैसे ना सारे फसाद की जो जड़ है ना वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और बात सिर्फ इस वीडियो की नहीं है, ऐसे कई सारे वीडियोस में आपने जो मिडिल क्लास ट्रैप से रिलेटेड होंगे वो देखा होगा उसमें कि कैसे EMI, लोन्स, लो सैलरी, इन्फ्लेशन, इन सारी चीज़ों को सारे फसाद की जड़ बताया जा रहा है। बट अगेन मुझे लगता है ना कि ये सारी प्रॉब्लम्स जड़ नहीं है, ये ब्रांचेस से निकले हुए वो फल है जो हमें दिख के आ रहे हैं। जबकि एक्चुअल रीज़न जिसके जैसे 99% लोग कभी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बन पाएंगे, उसके पीछे का एक्चुअल जड़ है माइंडसेट। मिडिल क्लास का ना माइंडसेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो उनको अमीर बनने नहीं दे रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी से भी एक बार ना एक इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि यार आप गरीब लोगों से इतना गुस्सा क्यों करते हो, आप उन्हें इतना हेट क्यों करते हो। तब उन्होंने कहा था कि आई डोंट हेट पुअर पीपल, आई हेट पुअर मेंटालिटी। और एक्चुअली हम सबको ये ना पुअर मेंटालिटी को हेट करना चाहिए। नाउ मेंटालिटी से रिलेटेड 7 पॉइंट्स है जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो एक्चुअल में मैक्सिमम लोगों को गरीब बना के रखता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक यंग मॉन्क था जिसने अभी अभी मोनेस्ट्री ज्वाइन करी थी। वो अपने सीनियर्स के साथ डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया उसने। अब हर सेशन के एंड में ना जो सीनियर मॉन्क होता था वो उनसे पूछता था कि आज का तुम्हारा सेशन कैसा था, कैसे तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है। तो इसके ऊपर वो जो यंग मॉन्क था ना उसने बोला कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बट मैं अच्छे से मेडिटेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये आसपास के जो लोग हैं ना वो लोग बहुत आवाज़ें करते हैं, कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, हिलते हैं, खांसते हैं, और कई बार ये सारी चीज़ों की वजह से मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेडिटेट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। और ये बोलते बोलते वो चिढ़ रहा था। सीनियर मॉन्क ने उनसे पूछा कि डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज मेकिंग यू एंग्री। इसके ऊपर उसने बोला कि हाँ बताया तो यही सारी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट डे मॉन्क ने डिसाइड किया कि अब है ना वो यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेगा मेडिटेशन की, वो इन सब लोगों से दूर जाएगा एक तालाब के पास जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, जहाँ उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब वहाँ पे वो मेडिटेशन करना उसने स्टार्ट किया। सब सही चल रहा था बट कुछ टाइम पे वहाँ पे बर्ड्स आ गए और वो बर्ड्स आवाज़ें करने लग गए। मॉन्क के ऊपर पानी का छींटा भी उड़ने लग गया जिससे वो अगेन गुस्सा हो गया। उसने बोला यार यहाँ पे भी सुकून नहीं है, अब क्या करूँ। उसने थोड़ा सोचा और उसको आइडिया आया कि चलो मैं ना लेक के मिडिल में जाता हूँ, ये सारे बर्ड्स कोने कोने में ज़्यादा आते हैं। फिर उसने नेक्स्ट डे एक बोट अरेंज करी और लेक के मिडिल में जाके वो बैठ गया और वहाँ जाके उसने मेडिटेशन किया ना। एक दिन उसने अच्छे से मेडिटेशन कर लिया बट दूसरे दिन जब वो वापस से वहाँ गया, उसने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, वो हैप्पी फील कर ही रहा था, तभी उसने नोटिस करा कि उसका जो बोट है ना वो हिलना चालू हो गया। और फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक और बोट है उसके सामने जो उसकी तरफ ही आ रही है। तब मॉन्क ने चिल्लाया कि अपनी बोट को कहीं और लेके जाओ, यहाँ मत लेके आओ, हमारी टक्कर हो जाएगी। बट सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने फिर चिल्लाया बट फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, हमारी टक्कर हो जाएगी, हम डूब जाएंगे। बट फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। फाइनली मॉन्क ने अपनी बोट को साइड में ली और दूसरे बोट के ओनर से वो लड़ाई करने के लिए तैयार ही था। बट तभी सरप्राइजिंगली उसने देखा कि उस बोट में कोई था ही नहीं। वो पूरी एक एम्प्टी बोट थी जिसके शायद से जो एंकर था या रस्सी थी वो निकल गई थी और वो ऑटोमेटिकली हवा की वजह से चलते हुए मॉन्क के पास आ चुकी थी ना। जैसे ही इस मॉन्क को ये चीज़ रियलाइज हुई कि वहाँ पे कोई नहीं है तो उसका सारा गुस्सा अचानक खत्म होने लग गया। और तब उसको उस सीनियर मॉन्क का वापस से क्वेश्चन याद आया कि डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज मेकिंग यू एंग्री। उसे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में दूसरे लोग, बर्ड्स, बोट, ये सारी चीज़ें एंगर का कॉज नहीं था। एंगर तो उसके अंदर से आ रहा था। और यहीं से आता है हमारा पहला रूट प्रॉब्लम जो कई बार मिडिल क्लास के लोगों में आपने देखा होगा। मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं ना वो यूजुअली आप देखना ब्लेम गेम बहुत अच्छे से खेलते हैं। उन्हें हर चीज़ के लिए किसी ना किसी को ब्लेम करना है कि मुझे गुस्सा आया इस चीज़ की वजह से, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप अमीर नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके मेरे बिजनेस में, मैं बड़े बड़े काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो नेटवर्क नहीं है अच्छे अच्छे लोगों का। तब मॉन्क को रियलाइज़ हुआ कि उसका जो रिएक्शन था, उसका जो गुस्सा था, वो उसका ही रिएक्शन था, ना कि किसी और के रीज़न की वजह से था। और यहीं से आता है हमारा पहला रूट कॉज जो मैक्सिमम लोगों को अमीर बनने नहीं देता है, वो है प्लेइंग द ब्लेम गेम। एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं मानता हूँ, बट फिर भी उसी एजुकेशन सिस्टम से कई सारे लोग निकलते हैं और मिलियनर्स बिलियनर्स भी बनते हैं, जबकि मैक्सिमम लोग उससे ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि हमने तो सब कुछ किया बट फिर भी कुछ हो रहा नहीं है। इसलिए पहले तो ये चीज़ करना बंद करो।
अब आते हैं सेकंड रूट पे, जो है द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। एक आदमी था जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, कितनी भी कोशिश कर रहे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पा रहा था। प्रॉब्लम ये भी थी कि वो बहुत ज़्यादा सोचता था, कोई कुछ बोल दे तो उसके बारे में सोचता रहता था, कोई उसे बुरा भला बोल दे तो उसके बारे में सोचता रहता था, कोई अच्छा बोल दे तो उसके बारे में सोचता रहता था, और ऐसे ही दिन भर सोचता ही रहता था, जिसकी वजह से वो एक्शंस नहीं ले पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज रहता था, कोई डिसीजन लेने की बात है तो डिसीजन नहीं ले पाता था। इस ओवर थिंकिंग की वजह से उससे सबसे नफरत होने लग गई थी। तभी उसके एक दोस्त ने उसको रिकमेंड किया कि उनके गांव में एक मॉन्क आए हुए हैं, वो उनसे जाके बात करे। वो मॉन्क कई सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना। इस चीज़ पे भी वो नेगेटिव तो था ही, बहुत ओवर थिंक कर ही रहा था, बट उसके दोस्त ने ज़बरदस्ती करके उसको लेके चले गया वहाँ पे ना। जब वो आदमी उस मॉन्क के पास पहुँचा तो उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसको बताई। मॉन्क ने सारी बातें सुनी और वो वहाँ से खड़ा हुआ और अपने रूम में अंदर चला गया ना। वो आदमी और दोस्त दोनों एक दूसरे को देखने लग गए कि ये क्या हुआ। मॉन्क को शायद कोई बात का बुरा लग गया या क्या हुआ पता नहीं। ऐसी अगेन उसने ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दी ना। मॉन्क तब बाहर आया, उसके हाथ में एक पत्थर था। मॉन्क ने वो पत्थर उस आदमी को दिखाया और पूछा कि तुम्हें क्या लगता है इसका वजन कितना होगा। आदमी ने कहा पता नहीं, 100 ग्राम 200 ग्राम शायद। तब मॉन्क ने उससे कहा कि ये पत्थर 100-200 ग्राम का है और मैं इसे आराम से अपने हाथ में लेके रख सकता हूँ, बट क्या होगा अगर मैं इसे 5 मिनट तक अपने हाथ में रखा रहूँ। तो उसने कहा कुछ नहीं होगा। फिर मॉन्क ने कहा अगर मैं इसे आधे घंटे तक अपने हाथ में रखूँ तो क्या होगा। तो उसने कहा कि अगर आधे घंटे तक रखूँगा तो आपका हाथ शायद दुखेगा। उन्होंने पूछा अगर 1 घंटे तक रहेगा तो बोला कि और दुखेगा, शायद आप हाथ ऊपर रख भी ना पाओ। मॉन्क ने कहा एग्जैक्टली यही बात होती है। कई बार हम जिंदगी में ना छोटी चीज़ों को या बड़ी चीज़ों को अपने पास रखे रहते हैं, और जैसे कि एक पत्थर जो बहुत हल्का है, अगर उसे मैं कुछ टाइम तक अपने हाथ में रखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर उसे मैं रखे रहूँ बहुत टाइम तक और अपने हाथ को जितना ऊपर लेने की कोशिश करूँ, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने की कोशिश करूँ, तो मेरा हाथ ही दुखने लगेगा। और वो जो 100-200 ग्राम का पत्थर है वो भी कई किलो का लगने लग जाएगा एक टाइम बाद, और हाथ ऊपर नहीं रह पाएगा। वैसे ही जब तुम चीज़ों को लेकर सोचना स्टार्ट करते हो और सोचते ही रहते हो उसके बारे में, तो ये चीज़ छोटी चीज़ों को भी बड़ा बना देती है और तुम्हारी एनर्जी खराब करती है, जिसकी वजह से तुम कई बार ना खुश रह पाओगे ना अपनी एनर्जी यूज़ कर पाओगे कहीं अच्छी जगह पे। देखो दोस्तों, आजकल ना कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है ओवर थिंकिंग की, जहाँ लोग सिर्फ ओवर थिंक करते रहते हैं। कोई इंसान उसे कुछ बोल दे, अच्छा बुरा कुछ भी बोले, तो वो उस चीज़ को पालने लग जाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, अपना टाइम एनर्जी हर चीज़ खराब करते हैं। और ये जो ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन, इनडिसीजन, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब हो रही है, उनकी पूरी हैप्पीनेस को खराब करते हुए ना। इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग बुक है जिसका नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर पढ़ना अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो। और अगर आप चाहते हो कि इस बुक की समरी में बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कैसे होती है, क्यों होती है, और उसका सोल्यूशन हम क्या ले सकते हैं। देखो दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों में ना ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोग हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। कहीं शॉपिंग करने जाने तो वहाँ पे भी बहुत सोचते हैं कि कैसे मैं चीज़ों को सस्ते में ले सकता हूँ। 5 रुपये बचाने के लिए वो डीमार्ट चले जाते हैं, जहाँ 100 रुपये ज़्यादा खर्चा करके आते हैं ज़्यादा दिमाग लगा के। ऐसी जगह पे दिमाग लगाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं जहाँ ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि मैंने जो नोटिस किया, जो हाई अचीवर्स होते हैं ना, वो लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो लोग ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं। वो थिंकर्स नहीं, डूअर्स होते हैं। वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और हाँ, इस प्रोसेस में वो लोग कई गलतियाँ भी करते हैं, कई बार गलत डिसीजंस भी लेते हैं, बट फिर भी क्योंकि वो लोग इतने एक्शंस लेते हैं, इसकी वजह से उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहती है, और वो उन 1% में आ पाते हैं जो बहुत पैसे कमाता है। अब आते हैं थर्ड मेन रूट पे, जो है हैविंग लो सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ इमेज। 2 दोस्त कॉलेज में थे। एक जो दोस्त था वो काफ़ी ज़्यादा शाय था, वो बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी उसे लोगों से बात करने होता नहीं था। दूसरा दोस्त जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट था, वो जिससे चाहिए उससे अच्छे से बात कर सकता था, वो कई सारी लड़कियों से आराम से बात कर लेता था। जबकि जो शाय दोस्त था ना, वो कितना भी ट्राई कर ले उसे बात करने नहीं जमती थी ना। बात ये थी ना कि जो शाय वाला लड़का है ना, उसे एक लड़की बहुत पसंद थी, वो चाहता था कि उससे बात कर पाए, लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बाद भी उसकी हिम्मत नहीं होती थी उससे बात करने के लिए। इसीलिए उसने अपने दूसरे दोस्त से पूछा कि यार तू इतनी सारी लड़कियों से या अलग अलग लोगों से कैसे इतने अच्छे से बात कर लेता है। मैं तो जैसे ही उस लड़की के सामने जाता हूँ मुझे नर्वसनेस इतनी होने लग जाती है कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है ना। इसके ऊपर दूसरा दोस्त बोलता है कि कुछ नहीं है यार, ये तो ऐसे ही नॉर्मल है, इतना ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कर सकता है, तू भी कर सकता है। बट पहला दोस्त नहीं मानता, वो बोलता है यार कुछ तो ट्रिक होगी, कोई तो चीज़ होगी जो तू करता होगा जिसने तुझे इतना कॉन्फिडेंट बना दिया है ना। पहले उसका दूसरा दोस्त थोड़ा हेजिटेट करता है, बट फिर वो बताता है कि देख हंसेगा तो नहीं ना, या फिर मेरा मजाक मत उड़ाना, बट मैं एक चीज़ करता हूँ जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे दिया है, जिसकी वजह से मैं इतना आराम से किसी से भी बात कर लेता हूँ। उसका दोस्त पूछता है तो क्या करता है भाई बताना।
वो बोलता है देख, मुझे जब भी किसी से बात करना रहता है तो मैं एक बहुत सिली सी चीज़ करता हूँ। मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ ना कि जो पूरा कॉलेज है ना वो मेरा है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ और बाकी सब लोग मेरी प्रजा है। मतलब मैं अपनी नज़र में अपने आप को बहुत ऊपर लेके चले जाता हूँ और बाकी सबको थोड़ा छोटा समझने लग जाता हूँ। आई नो ये चीज़ शायद इतनी अच्छी नहीं है, सुनने में तुझे इतनी अच्छी ना लगे, बट मेरे लिए ये चीज़ वंडर करती है। जब भी मैं अपनी सेल्फ इमेज को इतना ऊपर लेके चले जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। तूने नोटिस भी किया होगा ना कि कई बार देख, हम लोग जब किसी बच्चे से बात करते हैं, किसी छोटे इंसान से बात करते हैं तो हमें इतना डर नहीं लगता है, लेकिन अगर वहीं पे हम लोग कभी किसी बहुत बड़े मिलियनर बिलियनर के पास चले जाए या कोई बड़ा बिजनेसमैन हमसे बात करने लग जाए, टीचर या प्रिंसिपल बात करने लग जाए, तो हम थोड़े नर्वस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हम लोग अपना सेल्फ एस्टीम, अपनी सेल्फ इमेज उनके सामने छोटी रखते हैं। और यही चीज़ जब मैंने समझा तो मैंने ये सिंपल ट्रिक करना स्टार्ट करी, जिसने मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। तो देखो दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, स्पेशली मिडिल क्लास और पुअर लोग, वो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, भोले होते हैं, लेकिन वो लोग एक गलती कर देते हैं। वो लोग जब भी किसी हाई अचीवर को देखते हैं तो वो लोग उनकी इमेज को हद से ज़्यादा बड़ा बना देते हैं और इस वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देते हैं। आप देखोगे, अगर कोई क्रिकेटर बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया या कोई एक्टर बहुत बड़ा एक्टर बन गया जिसने बहुत अच्छी मूवीज़ दे दी, तो वो लोग क्या करने लग जाते हैं? उनकी मंदिरें बनाने लग जाते हैं, उनकी पूजा करने लग जाते हैं, दूध चढ़ाने लग जाते हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं जिसकी वजह से वो उस इंसान का तो एस्टीम इमेज उसके लिए बढ़ा दे रहे हैं, बट अपना इमेज कहीं ना कहीं इस चक्कर में वो लोग कम करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि यार कोई भी बड़ी चीज़ अचीव करना हमारे बस की तो बात नहीं है, ये इंसान कुछ खास है, ये भगवान है, इसलिए ये चीज़ ऐसा कर सकता है। और ये एक्चुअली उनके लिए और कई दूसरे लोगों के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि ये उनकी और दूसरों की सेल्फ इमेज खराब कर रहा है, जो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ये था थर्ड रूट। अब आते हैं फोर्थ रूट पे। अब ये वाला पॉइंट समझाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मैं आपको कुछ किलो का हथौड़ा दूं और आपके सामने मैं हज़ारों टन का पत्थर रख दूं और बोलो आपको इसको इससे तोड़ना है, तो क्या आपको लगता है आप वो कर पाओगे? वेल, आंसर देने से पहले ये वीडियो देख लो। अगर आप नोटिस करोगे तो ये इंसान कब से उस बड़े पत्थर को हथौड़ा मार रहा होगा। उसने मारा मारा मारा, वो फाइनली पत्थर टूट ही जाएगा। हाँ, उसने यहाँ पे एक टेक्निक का यूज़ करा, बट एक बात याद रखो, आपको पता है पानी के ड्रॉप्स भी एक पत्थर पे बार 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 गिरते रहे तो वो बड़े से पत्थर के अंदर होल कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। मतलब यहाँ पे लेसन क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वो सबसे पावरफुल चीज़ है जिसकी हेल्प से आप पानी से भी पत्थर को तोड़ सकते हो। बट प्रॉब्लम यही है ना कि मैक्सिमम पुअर और मिडिल क्लास लोग इस पॉइंट को नहीं समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर उनका गोल वो बड़ा पत्थर है और उनके हाथ में शायद एक हथौड़ा है, मतलब उनके एक्शंस है जो वो एक एक करके लेना चालू करते हैं, तो पहला हथौड़ा, दूसरा हथौड़ा लोग मारते हैं, तीसरा हथौड़ा मारते हैं, बार बार हथौड़ा मारते रहते हैं, बट कुछ नहीं होता है, जिसके बाद वो लोग गिव अप कर देते हैं। बट वो लोग ये चीज़ समझते नहीं है कि अगर वो लोग कंसिस्टेंटली उस पत्थर को मारते रहे और अगर वो लोग थोड़ी टेक्निक्स यूज़ कर ले, मेंटर से सीख ले कि कैसे एक बड़े से पत्थर को तोड़ा जाता है, जैसा कि उस पहले वीडियो में करा गया था, तो वो लोग उस बड़े से पत्थर को भी तोड़ सकते हैं। मैक्सिमम मिडिल क्लास और पुअर मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, वो लोग इस कंसिस्टेंसी को ही नहीं समझते, कंसिस्टेंसी के पावर को नहीं समझते, इसीलिए ही वो लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। जबकि जो रिच लोग होते हैं वो लोग समझते हैं कि जितना वो लोग कंसिस्टेंट रहेंगे उतना आज नहीं तो कल उनको रिजल्ट्स मिलेगा ही मिलेगा। कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना हो, अगर वो लोग हथौड़ा मारते रहेंगे तो आज नहीं तो कल वो टूटेगा ही टूटेगा। अब आते हैं नेक्स्ट रूट पे, जो लोगों को अमीर बनने नहीं देता है, वो है लो एक्सपेक्टेशंस। अब होता है, मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी श्रीकांत नाम की, जो मूवी टू बी ऑनेस्ट अच्छी थी, बट जितनी अच्छी बन सकती थी मुझे नहीं लगा उतनी अच्छी बनी है। बट इतना है कि वो जिस इंसान के ऊपर श्रीकांत बोला, जिनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है, वो इंसान और उनकी स्टोरी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी। पूरी मूवी देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये बंदा जो एक छोटे से गाँव, एक बहुत ही गरीब घर से आता है, वो इंसान आँख ना होने के बाद भी इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होता है, आउट ऑफ इंडिया जाता है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से उसे ऑफर मिलता है, बड़ी कंपनी खरीद कर पाता है, भीख मांगने के बजाय लोगों को जॉब्स देता है, और ये सारी चीज़ें कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो बड़े सपने देखता है। और इससे रिलेटेड वो डायलॉग भी है ना उसका कि हाँ, मेरे पास आंखें तो नहीं है बट मैं सपने ज़रूर देखता हूँ। ये है पावर बड़े सपने देखने का। इनफैक्ट ये मूवी के ट्रेलर में भी दिखाया गया था कि जहाँ सारे लोग बोलते हैं मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, श्रीकांत जी तब APJ अब्दुल कलाम जी के सामने बोलते हैं कि मुझे इंडिया का फर्स्ट बिना आंखों वाला प्रेसिडेंट बनना है। अब वो वाली चीज़ तो वो अचीव अभी तक नहीं कर पाए हैं, बट फिर भी वो कहावत है ना, शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल रीच द स्टार्स। बचपन से ही ना श्रीकांत जी बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, और वो क्योंकि बड़े सपने देखते हैं इसलिए बड़े बड़े काम कर भी पाते हैं। जबकि मैंने देखा हूँ 99% लोग बड़े सपने देखते ही नहीं है। उनके पास आंखें होती है फिर भी वो सपने देखने से डरते हैं, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है जिसके वजह से मोर देन 99% लोग कभी अमीर सुपर रिच नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो लोग कभी सोचते ही नहीं है।
नेक्स्ट रूट कॉज है जिसके वजह से मैक्सिमम लोग अमीर नहीं बन पाएंगे, वो है लैक ऑफ फोकस, फोमो सिंड्रोम। अगर आप 100 लोगों से पूछो कि आपको ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या अचीव करना है, आप कौन सी चीज़ में, कौन सी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो हार्डली कोई होगा इंसान जो बोल पाएगा कि एग्जैक्टली उसे ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, एग्जैक्टली उस चीज़ को अचीव करने के लिए वो क्या क्या स्टेप्स लेगा। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है जिसकी वजह से फोमो होता है। आजकल रील्स की दुनिया में हम लोग जब देखते हैं लोगों को अलग अलग चीज़ें अचीव करते हुए, तो हम सबका मन करता है कि चलो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। और इस चीज़ का शिकार मैं खुद भी रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है जिसकी वजह से लोग बड़े काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग किसी एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते। लोगों को लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं पेंटिंग भी कर सकता हूँ, मैं डांसिंग भी कर सकता हूँ, तो मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे वो भी करना चाहिए। बट वो लोग ये नहीं समझते हैं कि मैक्सिमम लोग, जो टॉप 1% वाले लोग हैं ना, वो लोग अमीर इसलिए नहीं बने क्योंकि वो लोग 100 चीज़ें करते हैं। वो लोग इसलिए अमीर बने क्योंकि वो लोग एक ही काम को 100 बार रिपीटेडली करते हैं। ब्रूस ली का वो कोड भी है ना कि आई डोंट फियर अ मैन हु नोज 100 किक्स, बट आई फियर अ मैन हु प्रैक्टिसेस 1 किक 1000 टाइम्स या 100 टाइम्स। बिकॉज अगेन यहाँ पे वही कंसिस्टेंसी और फोकस इंपॉर्टेंट है जो मैक्सिमम लोगों में नहीं होता है। लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ डिसिप्लिन। गैब्रियल ओटिंगन ने एक स्टडी करी थी जिसके अंदर उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए। पहले ग्रुप को बोला गया कि आपको ना वो सारी चीज़ें विजुअलाइज करनी है जो भी आपके गोल्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप विजुअलाइज करना चालू करो कि आपको 6 पैक एब्स आ रहे हैं, आपने एक मैराथन कंप्लीट कर लिया है, या फिर आप एक गाड़ी चला रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आपको भी इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, लेकिन आपको सारे प्रॉब्लम्स को इमेजिन करना है जिसकी वजह से आप वो 6 पैक एब्स नहीं बना पा रहे हो, जिसकी वजह से आप वो कार खरीद नहीं पा रहे हो, आप अमीर नहीं बन पा रहे हो। और थर्ड ग्रुप को बोला गया कॉन्ट्रास्ट करने, मतलब उन्हें पहले इमेजिन करने बोला गया फाइनल रिजल्ट्स, मतलब जो चीज़ आप चाहते हो ज़िंदगी में अचीव करना उसके बारे में विजुअलाइज करो, और उसके बाद आपकी करंट सिचुएशन को भी विजुअलाइज करो और देखो कि आप अभी कौन से स्टेट में हो, और फिर लिस्ट डाउन करना चालू करो वो सारे ऑब्स्टिकल्स जो आपके अभी करंट सिचुएशन से लेके आपके फाइनल रिजल्ट्स के बीच में आ सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ऐसा निकला ना, ग्रुप 3 वाले लोग ही वो लोग थे जो लोग मैक्सिमम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। और ऐसा हुआ क्यों? देखो, अगर आप किसी इंसान को सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें विजुअलाइज करने बोलो तो वो कई बार कर लेगा। बुरी चीज़ें तो आप बोलोगे नहीं, फिर भी वो विजुअलाइज कर लेगा और सोचता रहेगा उसके बारे में कि क्यों वो कोई चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे हम किसी इंसान को बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट करने, मतलब जो चीज़ें आपको अचीव करनी है और अभी आप जहाँ पे हो और आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे स्पेसिफिकली, जब एक इंसान ये चीज़ करना चालू करता है तो ये चीज़ करने के लिए उसे चाहिए होता है डिसिप्लिन। और रेगुलरली जब वो ये चीज़ करेगा तो उसके अंदर एक चीज़ डेवलप होना चालू होगी, वो है डिसिप्लिन। वो समझना स्टार्ट करेगा, वो सिर्फ ब्लाइंडली ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेगा बल्कि वो इन्फॉर्म्ड होकर ऑप्टिमिस्ट बनेगा, जिसकी वजह से वो डिसिप्लिन के साथ ज़्यादा एक्शन भी ले पाएगा। मोर देन 99% लोग, मिडिल क्लास या पुअर मेंटालिटी वाले लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता है। और डिसिप्लिन को लेकर हमारे दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ बैठी हुई है बचपन से ही। हमें डिसिप्लिन बहुत बोरिंग लगता है, डिसिप्लिन को हम बहुत नेगेटिव लाइट में रखते हैं। जो भी खड़ूस लोग होते हैं वो लोग ही डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, हमें ऐसा मूवीज़ में भी दिखाया गया है। जबकि एक्चुअल में जितने भी लोग जो बड़ा काम करते हैं या अचीव कर पाते हैं, वो लोग कर पाते हैं बिकॉज दे आर डिसिप्लिन्ड। वो लोग एक ही काम को बार बार करते हैं, उनका मन करे ना करे फिर भी करते हैं, जो एक्चुअल में डिसिप्लिन का मीनिंग भी होता है कि डूइंग समथिंग वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। ये थे वो 7 चीज़ें, ये कोर रूट्स जो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को अमीर बनने नहीं देती है। अब यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है कि प्रॉब्लम क्या है, बट अगर आप चाहते हो कि इन सारी प्रॉब्लम्स को एक एक करके सोल्यूशन का वीडियो अगर मैं आपके लिए बनाऊँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि ओवर थिंकिंग से रिलेटेड जो मैंने बुक रिकमेंड करी थी, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग बुक है जिसका नाम है साइको साइबरनेटिक्स। डिसिप्लिन के लिए कांट हर्ट मी बुक बहुत अच्छी है। थिंकिंग बिग के लिए अगेन साइको साइबरनेटिक्स काफ़ी अच्छी बुक हो सकती है। इनमें से कुछ बुक्स की मैंने समरीज बनाई है, बट अगर आप चाहते हो कि ये सारी बुक्स की समरीज एक एक करके मैं बनाना चालू करूँ ताकि हम सरफेस लेवल में नहीं बल्कि डेप्थ में एक्चुअली इन प्रॉब्लम से डील कर सके और अपनी लाइफ को इम्पैक्ट कर सके, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ट्राई करूँगा ये जितने भी रूट प्रॉब्लम्स मैंने बताए हैं उससे रिलेटेड एक बेस्ट बुक लूँ और बेस्ट बुक की बेस्ट समरी बना के आपको दूँ, ताकि आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाओ और उसके सोल्यूशन निकाल के उस 99% से हट के उन टॉप 1% में आ सको। ओवर थिंकिंग के ऊपर मैंने एक इंटरेस्टिंग वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है जो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ से जाके आप देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम ओवर थिंकिंग की होपफुली बात करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।